आईपीआर का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है उसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ अ पेटेंट, ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में मैं बताऊं आपको शॉर्ट में। तो कभी कभी क्या होता है, पेटेंट किसके लिए मिलता है? इन्वेंशन के लिए, ठीक है। इन्वेंशन कुछ ऐसी चीजों का भी हो सकता है, जैसे मेडिसिन का। मेडिसिन का अगर किसी ने कोई ऐसा मतलब दो चार ऐसे कंपोजिशन मिला के कोई ऐसे दवा बनाए जो बहुत रेयर थे, ठीक है। जैसे मान के चलिए उसने कैंसर की दवा बना दी। अब आज के ज़माने में जहाँ पे कैंसर का कोई एक समुचित इलाज नहीं है, उस परिस्थिति में अगर कोई ऐसा इन्वेंशन करता है, जो 2-3 ऐसे टैबलेट बनाते हैं जिससे कैंसर ठीक हो सकता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे उस पेटेंट धारक को बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने कैंसर की दवा बनाई नहीं है, ठीक है? और अगर फ्यूचर में बनेगा तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी मैंने बना लिया है तो इसको पेटेंट करके मैं महंगे में बेचूंगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या बहुत सारे परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि जो दवा बनाया हो वो फॉरेन कंपनी हो, ठीक है। या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जहां पे जिस कंपनी ने कैंसर की दवा बनाई उसका डिमांड इतना था कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो रीजन कुछ भी हो, गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये जो पेटेंटेड दवा है, जो इन्वेंटेड मेडिसिन है, ठीक है, जो उस कंपनी ने ले रखी है, उसकी जरूरत अभी लार्ज नंबर पे है, ठीक है। ऐसा कोई आपका महामारी आ गया जहां पे उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में सिर्फ वही कंपनी बनाए ऐसा नहीं है। जब आप सेक्शन 84 से 94 में देखोगे पेटेंट एक्ट के, तो वहां पे प्रोविजन है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पे पेटेंटेड मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट जो है किसी थर्ड पार्टी से भी बिना उस कंपनी को कंसेंट लिए, ठीक है, जिसने पहली बार वो दवा बनाई है, उससे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी थर्ड पार्टी से वही मेडिसिन बनवा सकते हो और पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन रीजन कोई भी हो, रीजन ये भी हो सकता है कि वो दवा बहुत महंगा है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता। रीजन ये भी हो सकता है कि वो लार्ज नंबर पे सामने वाला बना नहीं पा रहा है जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम, वो जो दवा है वो फॉरेन की कंट्री बनाती है, भारत में उसका बहुत मतलब रेयर है मिलना। तो ऐसे कुछ परिस्थिति है जहां पे गवर्नमेंट को ये पावर एम्पावर किया गया है कि आप किसी थर्ड पार्टी से वो पेटेंटेड प्रोडक्ट बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग होने चाहिए, ठीक है। यही होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मैं अगर चाहूं, मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, एक सेकंड किसी का नाम ले लेता हूं। मैंने देखा कि सुरेंद्र सर ने एक इन्वेंशन किया है, ठीक है। कोई एक ऐसी दवा बनाई है जिसके ऊपर उन्होंने पेटेंट ले लिया। उनको पेटेंट मिले 3 साल हो गए। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सुरेंद्र सर वो दवा जो है नहीं बना पा रहे हैं लार्ज नंबर पे। उसकी जरूरत करोड़ों लोगों को है, ठीक है, लेकिन वो बना पा रहे हैं 100,000 के लिए, तो कैसे मतलब वो कवर होगा? तो ऐसी परिस्थिति में मैं गवर्नमेंट के अथॉरिटी को, कंट्रोलर जनरल को एप्लीकेशन लिख सकता हूं, पेटेंट अथॉरिटी को, कि ऐसा है सुरेंद्र सर ने 3 साल पहले इस प्रोडक्ट का पेटेंट लिया था, वो कहीं ना कहीं जो जिसकी जरूरत है समाज को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पे बनाने की क्षमता जो है बहुत वीक है। तो ऐसी परिस्थिति में लोग जूझ रहे हैं उस दवा के लिए, ठीक है। तो मुझे परमिशन मिलना चाहिए ताकि मैं उस मेडिसिन को बना के लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी जिसको जरूरत है मैं उसको दे पाऊं, ठीक है। अब ये जो कंट्रोलर है पेटेंट के अथॉरिटी, वो उसकी जांच करेंगे कि क्या ये सही बात है, क्या ये पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है सुरेंद्र सर ने लिया है सही में वो सभी को नहीं मतलब दे पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई परिस्थिति है
कि सही में इसकी डिमांड बहुत है लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत कम है, तो फिर वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी उनको जो है ये अधिकार दे देंगे कि ठीक है आप जो है बना सकते हैं। क्यों क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास जब आप कभी भी पेटेंट लेने जाते हो तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, ठीक है, कि आपने वो दवा बनाए कैसे। तो जब आप किसी को बता दोगे कि ये दवा ऐसे बना है तो कोई भी बना लेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को भी लाइसेंस दे सकता है कि ठीक है आप वो दवा जो है आप भी बनाना शुरू करो, ठीक है। तो यही यही है कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो कोई भी कर सकता है भाई, जिसको जरूरत है, जिसको लगता है कि नहीं यार ऐसा है कि अभी इस दवा की जरूरत है लेकिन वो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसकी पेटेंट की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दवा जो है फॉरेन कंट्री से आता हो और मुझे लगता हो कि भाई यहाँ पे इसकी जरूरत है, फॉरेन कंट्री से आने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ कि सर ऐसा है, ये जो पेटेंटेड दवा है वो फॉरेन से आता है तो वहां से यहाँ आने में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे उसका बहुत मतलब फिर कॉस्टली हो जाता है वो। तो अगर मुझे आप यहाँ पे लाइसेंस दे दे तो मैं यहाँ बनाऊं तो फिर सस्ता हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को लगेगा कि ये तो भाई पब्लिक हेल्थ के कंसर्न में है और पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है भाई अलाउ, तो उनको अलाउ कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। या कोई ऐसा दवा मतलब इन्वेंटर है जिसने अपने इन्वेंटेड प्रोडक्ट के लिए रेट बहुत हाई रखा है, जैसे मैंने अभी बताया कि उसने कैंसर का दवा बना लिया तो अब वो जो है करोड़ों रुपए में दवा बेच रहा है, तो वो तो सभी को नहीं परवड़ेगा 1 करोड़ में दवा लेना। सारे लोग गरीब है, भारत की तो आधे से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास से भी नीचे है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी इन्वेंटर, कोई भी कंपनी ये कंट्रोलर जनरल से एप्लीकेशन देके ये क्लेम कर सकता है कि सर मुझे भी इसका जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो दवा बिक रहा है, ठीक है, इसका रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वेलफेयर हो समाज का और किफायती कीमत में वो दवा अवेलेबल रहे सभी के लिए, तो मुझे उसका लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि सही में इस दवा का जो रेट है बहुत हाई फाई है, तो वो किसी थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे सकते हैं कि भाई आप इस दवा को बनाइए। और ये जरूरी नहीं है कि उस इन्वेंटर से पूछा जाए, नहीं, उस इन्वेंटर से कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेटेंट एक्ट के धारा 84 से 94 में इसके बारे में प्रावधान है कि गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए, ठीक है, पेटेंट धारक से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका इसमें ये है, समझ गए। अभी मैं और मतलब विस्तार से बताता हूँ इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से। Compulsory licensing of a patent, granting permission to a third party to use a patented invention without the patent holder's consent. Section 84 to 92 of the Indian Patent Act 1907 deals with it, ठीक है, इससे वो डील करते हैं। एप्लीकेशन कैन मेड आफ्टर 3 years of patent grant। मैंने अभी बताया कि किसी को भी पेटेंट मिल गया तो उसके 3 साल बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या ग्राउंड है आपको वो लाइसेंस लेने के लिए, तो आप एप्लीकेशन में लिख सकते हैं ये पेटेंट इज नॉट वर्कड इन इंडिया, ये जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है यहाँ भारत में वो काम नहीं कर रहे, वो कहीं और से आता है, ठीक है। दूसरा, रीजनेबल पब्लिक डिमांड नॉट मेट, ये मैंने बताया कि भाई जितने की जरूरत है वो उतना नहीं बना पा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे ना, तो इसके लिए हमें चाहिए। तीसरा, हाई प्राइस मेक्स प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल, इतना रेट रख दिया गया है उस प्रोडक्ट का कि वो लोग अनअफोर्डेबल है, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो दवा लेने के लिए, तो भी आपको मिल जाएगा। पेटेंटी इंगेजेस इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, अगर पेटेंटी कोई ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में संलग्न है तो ये भी एक ग्राउंड होता है कि भाई आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, तो पहले तो 3 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर वो एग्जामिन करेंगे कि आपके एप्लीकेशन के हिसाब से सही में ऐसा चल रहा है या नहीं है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्शन का भी इसमें आएगा प्रावधान, ठीक है। इसके बाद जो है आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई कोई एक कंपनी अपने हिसाब से उसको नहीं बेच सकती। आपको लगता है कि मैंने बनाया तो आप उल जलूल रेट ले लोगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। कॉपीराइट सोसाइटी, कॉपीराइट सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। ये कॉपीराइट के लिए काम करते हैं। इसमें मेन काम जो होता है इनका वो है लाइसेंस इशू करना कॉपीराइट वर्क के लिए, ठीक है। फिर रॉयल्टी कलेक्ट करना, फिर रॉयल्टी को उनके जो भी मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो भी ऑथर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये कॉपीराइट प्राइमा फेसी करते हैं, ठीक है। मैं पढ़ के बताता हूँ। ए कॉपीराइट सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट टू कलेक्टिवली एडमिनिस्टर कॉपीराइट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑथर, ठीक है, एंड अदर कॉपीराइट ओनर्स। कॉपीराइट ऑथर और ऑनर जो होते हैं उनके बिहाफ में ये कलेक्टिवली उनके राइट के लिए, उनके कॉपीराइटेड मटेरियल के लिए काम करते हैं। It helps in licensing work and collecting and distributing royalties. Copyright society are governed under section 33 to 36 of Copyright Act and Copyright Rules 2013. Registration is mandatory to function as a copyright society. आप copyright society आपने बनाया है, ठीक है, उसमें copyright ये author के कुछ member भी participate करते हैं, ठीक है। तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मैंडेटरी है ये रजिस्ट्रेशन कौन ग्रांट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यह आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है। It is granted for a specific class of work such as literary, musical, dramatic work and sound recording work, ठीक है। ये आपके कॉपीराइट के अंदर हर वर्क के लिए ये काम नहीं करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क हो गया। इसके लिए ये खास करके ये सोसाइटी बनाया जाता है। Normally only one society is registered for one class of work. जैसे लिटरेरी के लिए आपको बनाना है तो आपको एक ही ग्रुप बना सकते हैं, एक ही सोसाइटी बना सकते हैं। म्यूजिकल के लिए बनाना है तो आप एक सोसाइटी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर एंड इज रिन्यूएबल, ठीक है। आपने बना लिया एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉपीराइट सोसाइटी के नाम पर, उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल की होगी। उसके बाद आपको फिर से गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराना होगा। राइट्स ऑफ मेंबर, इसके अंदर जो भी मेंबर होते हैं कॉपीराइट सोसाइटी के अंदर उनके पास राइट क्या क्या होता है, तो वो अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी का मेंबरशिप अगर लेना है देना है उसका भी वो काम कर सकते हैं, और रॉयल्टीज कलेक्ट करने का काम करते हैं। ड्यूटीज क्या है इनके अंदर, तो कॉपीराइट सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका ड्यूटी ये है, मेंटेन ट्रांसपेरेंट अकाउंट। जो भी इसमें डील किए जाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये मेंटेन करके रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट रॉयल्टीज फेयरली एंड रेगुलरली, जो भी रॉयल्टीज कलेक्ट होंगे उसको फेयरली और रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करें। पब्लिश टैरिफ स्कीम, कुछ भी स्कीम है उसको आपको पब्लिश करना है। प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट, आपको एनुअल रिपोर्ट भी बना के देना है। ट्रीट ऑल मेंबर्स इक्वली, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी मेंबर कॉपीराइट सोसाइटी के लिए सेम होना चाहिए। ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि ये लाइसेंस इशू करने का काम करते हैं, रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम करते हैं, रॉयल्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, और ऑथर के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके ऊपर कॉपीराइट सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो ऐसे सोसाइटीज के ऊपर सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। उनसे अगर कोई इंस्पेक्शन करना है तो उनके लिए भी ये गवर्नमेंट जो है उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर
ये कॉपीराइट सोसाइटी अपने ही अंदर मैनेजमेंट का मिसयूज करती है, ठीक है, या कि एक्ट के किसी प्रोविजन का वायलेशन करती है, तो ऐसे संस्थानों का, ऐसे कॉपीराइट सोसाइटीज के लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन लिया जाता है वैसे ही रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो किसी ऐसे इलीगल काम में संलग्न होते हैं तो। भारत में कॉपीराइट सोसाइटी के एग्जाम्पल क्या हैं? तो एक सोसाइटी है IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। ये म्यूजिकल एंड लिटरेरी वर्क के लिए काम करते हैं। ये एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है भारत में और कॉपीराइट के अंदर काम करते हैं। दूसरा सोसाइटी का नाम है PPL, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड। ये भी एक कॉपीराइट सोसाइटी है जो साउंड रिकॉर्डिंग वर्क के लिए काम करती है। तीसरा है ISRA, इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन। ये भी कॉपीराइट सोसाइटी के तरह काम करती है, ये भी रजिस्टर्ड है और ये जो परफॉर्मेंस होते हैं जैसे स्टेज पे डांस किया, गाना गाया, म्यूजिक किया, वैसे लोगों के राइट्स के लिए ये संस्था काम करती है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कॉपीराइट सोसाइटी की जरूरत है? तो ये जो क्रिएटर्स होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए कॉपीराइट सोसाइटी की जरूरत होती है। आप अकेला कहीं पे जाओ, ठीक है, और अपनी बात रखो तो हो सकता है कोई आपकी बात ना सुने, लेकिन जब आप एक ग्रुप बन जाते हो, आपकी एक सोसाइटी होती है जो कलेक्टिवली आपको रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगली मैसेज देता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉपीराइट सोसाइटी की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं जो क्रिएटर्स होते हैं कॉपीराइट के अंदर, उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑथर्स के इनकम को भी इंश्योर करते हैं कि वो कमा पा रहे हैं या नहीं, क्या उनको जरूरत है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एडवोकेट लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, बार मेंबर होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो एडवोकेट के लिए काम करते हैं। तो वैसे ही कॉपीराइट में भी एक कॉपीराइट सोसाइटी है जो इन लोगों के लिए ही काम करती है और यही लोग उसमें मेंबर अपना चुन के भेजते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई लाइसेंसिंग फॉर यूजर्स। जो भी इसके अंदर है उनको सिंप्लीफाई वे में लाइसेंसिंग का जो व्यवस्था करके देते हैं। प्रोमोट क्रिएटिविटी एंड कल्चर। अगर आप ऑथर को या क्रिएटर को प्रोटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके क्रिएटिविटी को भी प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है कॉपीराइट सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। दी बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए 1886 में बनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। कहाँ किया गया था? तो बर्न में, इसीलिए इसका नाम बर्न कन्वेंशन है। बर्न एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस बर्न कन्वेंशन का जो मेंबर है वो भारत 1928 में बना था और इसी का एक रिफ्लेक्शन है जो हमारे भारत में कॉपीराइट एक्ट है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो भारत में आया वो कहीं ना कहीं बर्न कन्वेंशन से ही प्रेरित है या प्रभावित है। ठीक है, बर्न कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये बर्न कन्वेंशन लाया गया, क्यों ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना? ठीक है, तो क्यों? तो टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पे कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव मोड में लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जरूरी था कि कोई एक इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑथर अक्रॉस मेंबर कंट्रीज। जितने भी मेंबर कंट्री हैं बर्न कन्वेंशन के अंदर, उस सभी में कॉपीराइट के ऑथर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए एक ही साथ। ठीक है, जैसे कॉपीराइट मैंने भारत में लिए, तो अगर मैं बर्न कन्वेंशन के तहत कॉपीराइट लूं तो जितने भी बर्न कन्वेंशन के अंदर मेंबर्स देश हैं, ठीक है, मेंबर कंट्री हैं, उस सभी में हमारा कॉपीराइट एक साथ प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं बर्न कन्वेंशन के जरिए आप जितने भी कंट्रीज हैं अक्रॉस दी मतलब वर्ल्ड, आपको हर जगह का राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बर्न कन्वेंशन ही करता है। नेक्स्ट है टू इंश्योर रिकॉग्निशन ऑफ कॉपीराइट विदाउट फॉर्मेलिटी।
ये जो है कॉपीराइट को रिकॉग्नाइज करता है विदाउट एनी मतलब डिफिकल्ट फॉर्मेलिटीज। बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेलिटीज नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट में आपके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बर्न कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर ये काम करते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट, ईच मेंबर कंट्री मस्ट गिव फॉरेन ऑथर द सेम प्रोटेक्शन एज इट गिव्स टू इट्स ऑन नेशनल। ये बर्न कन्वेंशन का पहला प्रिंसिपल है जो ये बात करता है कि कोई फॉरेन कंट्री का ऑथर है और आपके देश में चाहता है कि वो कॉपीराइट ले, तो आपको ऐसा भेदभाव नहीं करना है कि वो फॉरेन का है तो हमें नहीं देना है या इस तरीके का रूल लागू करना है, नहीं। आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपके अपने देश के नेशनल के साथ करते हो, वैसे ही आपको फॉरेन नेशनल के साथ भी करना है। दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज। अगर आपका देश बर्न कन्वेंशन के अंदर मेंबर है, ठीक है, तो आपको कॉपीराइट अगर आपने भारत में ले लिया है तो ऑटोमेटिकली आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इन वन कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोटेक्शन इन अदर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो है आपका एकदम ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क्स प्रोटेक्टेड। क्या क्या काम इसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका? तो पहला है लिटरेरी वर्क, दूसरा है ड्रामेटिक वर्क, तीसरा है म्यूजिकल वर्क और चौथा है आर्टिस्टिक वर्क, पांचवा है सिनेमेटोग्राफ वर्क और ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन एंड अरेंजमेंट। ये सारे काम जो है आप बर्न कन्वेंशन के जरिए प्रोटेक्ट करा सकते हैं। जो भी राइट इसके अंदर मिलेगा वो कौन कौन से होंगे? तो इकोनॉमिक राइट मिलेगा, आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अडेप्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक में परफॉर्म कर सकते हैं। आपको मोरल राइट भी मिलेगा, ठीक है। मोरल राइट क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी तो मूवी में आपने देखा होगा कि सौजन्य से या कुछ ऐसे होते हैं जो उस मूवी में उस मूवी को लिखे हुए होते हैं, या जैसे मान के चलिए मैंने कोई मूवी बनाया, मैंने कोई स्टोरी लिखी, ठीक है, और उसका मैंने बुक बनवा लिया। अब उस बुक के आधार पर कोई फिल्म बनाना चाहता है और मेरे से उसने कॉपीराइट का परमिशन लिया और उसके बदले मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके वो अपने फिल्म में मेरा जो है नाम मेंशन करेगा। वो क्या है? वो मेरा मॉरल राइट है, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे काम को खरीदा है, लेकिन मेरे ऑथरशिप का राइट जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्रेडिट अभी भी मेरे को ही जाएगा क्योंकि मैंने ही लिखे थे। समझ रहे हो? तो यही होता है मोरल राइट। इसके बाद है इसके अंदर जो प्रोटेक्शन मिलता है बर्न कन्वेंशन में इंटरनेशनल लेवल पे, वो मिलता है लाइफ टाइम प्लस 50 ईयर्स, ठीक है। और ये वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, इसका क्या है? तो ये फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे ये एक तरीके से फाउंडेशन का काम करता है। दूसरा है भारत के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है वो कहीं ना कहीं ये बर्न कन्वेंशन से ही रिफ्लेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। और तीसरा प्रोटेक्ट्स इंडियन ऑथर्स वर्क्स इन ऑल बर्न मेंबर कंट्रीज। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपका देश बर्न मेंबर कंट्री है तो आपने अगर भारत में उसके कॉपीराइट लिए हैं तो आपका इनडायरेक्टली बर्न मेंबर कंट्री जितने भी होंगे आपके राइट वहां पे भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये ऑल ओवर क्या बोलते हैं बर्न कन्वेंशन के बारे में था। नंबर 4 है इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है। मैंने कॉपीराइट लिए हैं, आपने उसको बिना मेरे से कंसेंट लिए कॉपी किया, बनाया, जेरोक्स किया, बेचा, ये क्या है? मेरे कॉपीराइट का वायलेशन है। तो मेरे कॉपीराइट का वायलेशन अगर आपने किया है बिना मेरे कंसेंट, अनऑथराइज्ड यूज, तो ये हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ अगर साथ साथ है
तो समझ लेना ये ट्रेडमार्क की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडमार्क के अंदर ही इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ साथ साथ में एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। तो हम वैसे तो इन्फ्रिंजमेंट हर जगह है, कॉपीराइट में भी इन्फ्रिंजमेंट के बारे में है, ठीक है, कॉपीराइट में, ट्रेडमार्क में भी इन्फ्रिंजमेंट के बारे में है और पेटेंट में भी इन्फ्रिंजमेंट के बारे में है, ठीक है। लेकिन पेटेंट में पासिंग ऑफ के बारे में नहीं है, कॉपीराइट में पासिंग ऑफ के बारे में नहीं है, ठीक है। तो पासिंग ऑफ कहाँ पे है? ट्रेडमार्क में है। तो अगर इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ है तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क की बात कर रहा है, तो हम डील करेंगे फिर ट्रेडमार्क के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इन्फ्रिंजमेंट होता क्या है। इन्फ्रिंजमेंट अनऑथराइज्ड यूज होता है जो क्रिएटर के बिना परमिशन से किए जाते हैं, ठीक है। तो वो पेटेंट में भी हो सकता है, कॉपीराइट में भी, ट्रेडमार्क में भी। लेकिन मैंने बताया कि पासिंग ऑफ भी है साथ में, तो हम सीधे ट्रेडमार्क पे चलेंगे। तो ये जो इन्फ्रिंजमेंट टर्म है या पासिंग ऑफ है, ये गवर्न होता है ट्रेडमार्क एक्ट से। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी के ट्रेडमार्क का डिसेप्टिवली सिमिलर बना के या उसके अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट को मिसयूज करते हुए, ठीक है, यूज कर रहा है, कॉपी कर रहा है, बेच रहा है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ भी एक तरीके का इन्फ्रिंजमेंट ही है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क होते हैं वो जब किसी का मिसयूज करते हैं, उसका जब कोई मिसयूज करता है तब वो पासिंग ऑफ क्लेम करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है। तो वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अनदर पर्सन, likelihood of confusion and deception among the public। ये जो इन्फ्रिंजमेंट है वो अनऑथराइज्ड यूज है, जब कोई भी बंदा किसी क्रिएटर के या किसी कंपनी के ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को मिसयूज करता है, उसके जैसा सिमिलर बना के बेचता है, तो हम मानेंगे कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है। इसके लिए रेमेडी क्या है आपके पास? इसके लिए रेमेडी सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है। सिविल में इंजंक्शन है, डैमेज है और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट है। क्रिमिनल में 6 महीने से 3 साल तक का जेल है, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना है। सर्च ऑफ गुड्स, जो भी आपने बनाए होंगे उसको सीज कर लिया जाएगा और उससे आपसे छीन लिया जाएगा। दूसरा है पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ ये भी एक तरीके का रेमेडी है जो आपके प्रोडक्ट को मिसयूज करता है, लेकिन किसके? अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के। मेरा कोई कंपनी है, मैंने बहुत अच्छे से इस कंपनी को बनाया और मैंने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, मेरा नाम हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको रजिस्टर कराने की जरूरत है, मैंने नहीं कराया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का भी कोई मिसयूज कर रहा है, ठीक है, मेरा रेप्यूटेशन खराब हो रहा है इससे। मेरा कोई, मान के चलिए, कोई प्रोडक्ट था जिसमें घी बनाता था, ठीक है, अब वही नाम से कोई और कंपनी घी बना रहा है और एकदम थर्ड क्लास का घी है, जिससे मेरा रेप्यूटेशन खराब हो रहा है, ठीक है। भले ही मैं अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हूं, लेकिन मेरा रेपो इतना बन गया है कि लोग अनरजिस्टर्ड होते हुए भी लोग बहुत ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे गुडविल को क्षति पहुंचाने के लिए अगर किसी ने मिसयूज किया है मेरे नाम का, तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में पासिंग ऑफ क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। तो पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के जो ओनर होते हैं उसको अपने रेप्यूटेशन को बचाने के लिए जो अदर पर्सन है जिसने मिसयूज किया है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, यही है पासिंग ऑफ, ठीक है। इसके अंदर भी उनको रेमेडी मिलेगा, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी। सिविल में वो क्या कर सकते हैं? इंजंक्शन में जा सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। क्रिमिनल रेमेडी भी इनके पास रहेगा, 6 महीने से 3 साल तक जेल, 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना और सीजर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इन्फ्रिंजमेंट भी वही चीज है, पासिंग ऑफ भी वही चीज है,
लेकिन जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपके प्रोडक्ट का जो है मिसयूज होता है तो वो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है, ठीक है। और जब आपका खुद का अनरजिस्टर्ड है तो आप कहाँ जाओगे, तो उसके लिए पासिंग ऑफ का प्रोविजन कोर्ट ऑफ लॉ में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ये पीसीटी जो है ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, तो ये किधर है, पेटेंट के लिए है, ठीक है। नाम में ही लिखा हुआ है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, मतलब ये कहीं ना कहीं पेटेंट के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रीटी है, ठीक है, जो वीपो के तहत गवर्न होता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, उसी के द्वारा ये पीसीटी जो है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जो है वो एडमिनिस्टर होता है। ये 1970 में आया था, ठीक है। इसको इन्फोर्स किया गया 1978 में। भारत इसका मेंबर बना 20 साल बाद। इंडिया बिकेम अ मेंबर इन 1998। द पीसीटी सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन इन मल्टीपल कंट्रीज। ये पीसीटी क्यों आया था, तो इसके पीछे मैं रीजन बताऊं। पहले क्या होता था, आपको पेटेंट भारत का चाहिए तो आपको भारत में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, आपको फिर चाइना को का चाहिए तो आपको चाइना में एप्लीकेशन करना पड़ता था, अगर आपको सऊदी में चाहिए तो आपको सऊदी जाके एप्लीकेशन करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, जो इन्वेंटर हैं उनको बहुत खासा दिक्कत झेलना पड़ता था। एक तो पैसे की महामारी, भाई आप इतना मेहनत करके हमने इन्वेंशन किया, हमने पेटेंट लिया भारत में, अब मुझे इसके लिए चाइना में पेटेंट चाहिए तो फिर मुझे चाइना जाना पड़ेगा, कॉस्ट वहां पे भी आएगा, फिर वहां पे बहुत सारे प्रोसीजरल वर्क होंगे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे लेंदी प्रोसेस को खत्म करने के लिए ये वीपो ने ऐसा प्लान किया कि भाई एक ऐसा कोई संस्था हम बनाए जो वीपो के जितने भी मेंबर हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और उसमें एक फैसिलिटी ये होगा कि अगर आपने इस सारे वीपो के अंदर अगर आपने कहीं पे भी एप्लीकेशन किया हो तो वो डायरेक्टली आपको हर देश का मतलब पेटेंट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब एक फोरम एक ही होगा, आपको अगर एप्लीकेशन करना है तो आप भारत में कर दो, ठीक है। लेकिन वीपो के जरिए, क्योंकि भारत वीपो का मेंबर है और वीपो के अंदर 200 देश का मेंबर है, ठीक है, तो आपको भारत के साथ 199 कंट्रीज में डायरेक्टली पेटेंट का राइट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको हर कंट्री में जाके इंडिविजुअली पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी लाया गया, ठीक है, कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म दें जहां पे किसी को भी कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह ही पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करना है और विपो के अंदर जितने भी मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, उस सब देश का आपको एक ही साथ लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ सिंगल इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम फॉर पेटेंट एप्लीकेशन to reduce cost, time, duplication in filing patent in different countries, to facilitate international protection of invention। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि ये जो पीसीटी है वो एक ऐसा फोरम तैयार करके देता है कि आप यहाँ पे एक सिंगल एप्लीकेशन करें और आपको सारे देश का जो है पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, तो खर्चा भी बचेगा, आपको वहां हर देश में जाने के लिए टाइम भी बचेगा और वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलिंग के प्रोसीजर है अलग अलग कंट्री के, आपको वो झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मेन फीचर क्या है, तो मेन फीचर है ए सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड इंस्टीड ऑफ सेपरेट नेशनल एप्लीकेशन। हर देश में जाके सेपरेट एप्लीकेशन करने के बजाय आपको एक सिंगल पेटेंट एप्लीकेशन करना है, विपो के जरिए आपको हर देश का जो है पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा एक ही एप्लीकेशन। Filing under PCT does not grant an international patent. Patents are granted by national or regional offices applicable to all fields of technology। ठीक है, ये जो पेटेंट आपको मिलेगा पीसीटी के अंदर वो इंटरनेशनल लेवल का एक साथ नहीं मिलता है, हर जो मतलब नेशनल है
वहां का आपको इंडिविजुअल ग्रांट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको मतलब जो है पेटेंट मिल गया, ऐसा नहीं है। हर देश का आपको मिलेगा, इंडिविजुअली मिलेगा लेकिन, ठीक है, ऐसा। इसके बाद प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ISR का एक मतलब सिस्टम है जहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके इस पेटेंट में क्या नोवेल्टी है, इन्वेंटिवनेस है, ठीक है। फिर आपको जो है 18 महीने के बाद फाइनल वहां पे पब्लिकेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन वहां पे भी होता है, ठीक है। कोई अगर ऑब्जेक्शन करेगा तो फिर उसको भी देखा जाएगा, इसके बाद आपको जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के प्रोसीजर तो सेम ही है, एप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको जो है क्या बोलते हैं, वहां पे जो है पब्लिकेशन होगा ही होगा, एग्जामिनेशन होगा ही होगा, फिर आपको जो है ग्रांट किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है पीसीटी का, तो एडवांटेज ये है कि आपको हर देश में विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर आपको देता है, ठीक है। और इन्वेंटर जो है एक ही जगह पे बहुत सारे देश का जो है प्रोटेक्शन एक साथ ले सकता है। इससे क्या होता है, तो आपके कॉस्ट बचते हैं, पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, और लेंदी प्रोसीजर से जो है छुटकारा मिलता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पीसीटी का जो है इम्पोर्टेंस है। समस्या का पासिंग ऑफ अंडर ट्रेडमार्क लॉ, ये मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले बताया। पासिंग ऑफ जो है एक रेमेडी है जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले जो कंपनीज हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है, उनको compete करने के लिए अगर कोई बंदा उसके प्रोडक्ट का मिस रिप्रेजेंटेशन करके माल बेच रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पासिंग ऑफ रेमेडी उनको दिया जाता है। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले में एक खासियत होनी चाहिए कि वो रेप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। अब कोई कंपनी नई आई, ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसका प्रोडक्ट इतना रेप्यूटेशन नहीं रखता है, नया नया आया ही है, तो वो जो अगर क्लेम करेगा तो वो नहीं माना जाएगा पासिंग ऑफ में, ठीक है। पासिंग ऑफ उनके लिए है जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है लेकिन उनके रेपो बहुत हाई है, ठीक है। उसने मार्केट में बहुत काम किया है, उसने अपने गुडविल बनाए हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है तभी ये पासिंग ऑफ का रेमेडी उसको मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। और पासिंग ऑफ में फिर क्या क्या मिलेगा, पासिंग ऑफ में फिर उनको सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी जो भी है उनको मिलेगा, ठीक है, जैसे इन्फ्रिंजमेंट में मिलता है। लेकिन एसेंशियल हमेशा याद रखना कि उसका गुडविल होना चाहिए और उसका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कोई करना चाहिए और उससे उसको नुकसान होना चाहिए। तो मेन एसेंशियल गुडविल है कि उसने कुछ बनाए हैं मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, ग्राउंड ऑफ प्री अपोजिशन ऑफ पेटेंट, ठीक है। प्री ग्रांट अपोजिशन मैंने बताया था आपको कि जब कोई पेटेंट लेता है, ठीक है, तो पेटेंट के लिए सर्च करता है, फिर वो पेटेंट का एप्लीकेशन करता है प्रोविजनल, ठीक है। इसके बाद 12 महीने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन करता है, ठीक है। इसके बाद जो है उनको उनके एप्लीकेशन को जो है ये क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन किया जाता है। एग्जामिनेशन करने के बाद उसको पब्लिक में डाला जाता है, पब्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद किसी का ऑब्जेक्शन हो तो फिर वो रेज करके आ जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, लास्ट में उसको ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बताया वहां पे जो ऑब्जेक्शन था वो प्री ग्रांट अपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद मान के चले उनको ग्रांट कर दिया गया, उससे पहले किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो उनको ग्रांट कर दिया गया। बाद में अगर किसी को लगता है कि नहीं इसको पेटेंट गलत तरीके से मिला है, जैसे अपन नील कमल वाले केस को अगर याद करें तो उसमें उसको गलत तरीके से मिला था, ठीक है, तो उसको बाद में ऑब्जेक्शन लेके कैंसिल करा दिया गया। तो वो क्या हो गया, वो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन था। दो बात याद रखना यहाँ पे, पेटेंट का जो ऑब्जेक्शन है एक प्री ग्रांट भी होता है, मतलब पेटेंट मिलने से पहले भी, और पेटेंट मिलने के बाद भी आप अपोजिशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेटेंट मिल गया तो अब हो गया, नहीं, आप उसको तब भी कैंसिल करा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास एविडेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्री ग्रांट, मतलब उसको अभी मिला नहीं है,
अभी पब्लिकेशन हुआ है, आपको पता चला है, तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। तो क्या क्या ग्राउंड हो सकता है आपके पास? तो पहला है कि भाई ये जो पेटेंट ले रहा है ये पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है। या तो वो हमारे भारत में प्रोहिबिट किए गए पेटेंट वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैकेनिकल था, सर्जिकल था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, थे ना ऐसे 5-6 कुछ चीजें। तो वैसे अगर किसी चीज पे आपने काम किया है तो वो नॉन पेटेंटेबल है, ठीक है। अगर नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर पे आपने काम किया है तो ये अपोजिशन का रीजन हो सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, लैक ऑफ नोवेल्टी। आपने जो बनाया है वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे नीलकमल वाले के मामले में देखो, वो जो था सामने वाला पार्टी, उसने जो कल्टा था, ठीक है, जो आसाम में यूज होता था चाय पत्ती डालने के लिए, वो पहले लकड़ी में एग्जिस्ट कर रहा था। उसको उसने सिर्फ मटेरियल चेंजेस करके बना दिए, ठीक है। तो इसमें नया क्या है? भाई तुमने कुछ इसमें ऐसा हो कि भाई मैंने तो दिमाग लगाया, मैंने ये कर दिया, मैंने, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने किल्टा बनाया, हो सकता था आपने किल्टा ऐसा बनाया हो कि इंसान उंगली पे उसको जो है इशारा करे और वो किल्टा चल के आ जाए, तब उसमें नोवेल्टी होता। आपने सिर्फ उसी किल्टा को प्लास्टिक में बदल दिया, तो ये मतलब नोवेल्टी नहीं है इसमें कुछ। आपने पहले ही जो चीजें थी उसी को आपने ऑल्टर कर दिया है, ठीक है। तो लैक ऑफ नोवेल्टी भी इन्वेंशन के अपोजिशन का कारण हो सकता है, ठीक है। तीसरा है लैक ऑफ इन्वेंटिव स्टेप्स। जो भी स्टेप्स आपने लिए हैं, ठीक है, उसके अंदर वो मतलब ऑब्वियस है, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई आपने कुछ ऐसा किया जिससे कुछ चमत्कार हो गया हो। अगर मैं एक गिलास पानी में नमक डालूं तो स्वाभाविक है कि वो नमकीन पानी होगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ इन्वेंटिव स्टेप्स थे? आप कुछ ऐसा करो कि भाई पानी में नमक डालो और वो पानी मीठा हो जाए, इसमें है इन्वेंटिव। अरे कुछ तो नया हुआ। आप जो ऑब्वियस चीजें हैं आप वही कर रहे हो, तो ये इन्वेंटिव नहीं माना जाएगा, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है आपका नॉन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने जो इन्वेंशन किए हैं उसका मार्केट में कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, किसी को वो यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब किसी को वो यूज ही नहीं होगा तो पेटेंट आपको क्यों मिलना चाहिए? तो अपोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। जब आप इन्वेंशन के लिए जाते हैं एप्लीकेशन करने तो आपको स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन होता है जो फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें देना होता है कि भाई आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो पूरा डिस्क्लोज करो। फिर आप 12 महीने के बाद जो है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देते हो कि भाई मैं इस चीज पे काम कर चुका हूं, ये लो हमारा पूरा डिटेल, ठीक है। तो वो ये होता है। तो आपको, आप जब डिस्क्लोज करते हो कंट्रोलर के पास, तो आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। अगर आपने कुछ छिपाने की कोशिश करी है और किसी को ये पता चला कि आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है आपके पेटेंट को कैंसिल करने के लिए, मतलब आपको नहीं मिलेगा फिर। नेक्स्ट है क्लेम्ड सब्जेक्ट मैटर एक्सटेंड बियॉन्ड एप्लीकेशन। द क्लेम इन द पेटेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द कंटेंट डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन एज फाइल्ड, ठीक है। जब आपने शुरू में एप्लीकेशन किया था प्रोविजनल एप्लीकेशन, तो आपने उसमें कुछ और चीजें बताई थी। जब आपने फाइनल एप्लीकेशन किया तो उसमें आपने कुछ और इन्वेंट कर दिए, ठीक है। तो आपने जो क्लेम किया था उसके बियॉन्ड जाके आपने कोई कंटेंट बना दिए जिसका आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया था प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में। तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है आपके अपोजिशन का। और लास्ट है अदर लीगल ग्राउंड। जैसे आपने पेटेंट बनाया ही नहीं था, किसी और का आपने चोरी कर लिया, या पेटेंट किसी और ने बनाया था आपने उससे मांग के ले लिया, आप उसका रियल ओनर नहीं थे, या आपने किसी से दबाव में वो पेटेंट का जो है राइट क्लेम कर लिया है। तो कुछ ऐसे लीगल ग्राउंड भी होते हैं जिसके आधार पे आप अपोज कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो कोई भी, जब मैंने बताया था आपको कि पब्लिकेशन होता है तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, भाई मुझे अपोज करना है।
फिर आप उसके साथ एविडेंस कोर्ट में कंट्रोलर के पास जमा करते हो कि भाई मेरा ये ऑब्जेक्शन है। फिर अपोजिशन पार्टी जो रहेगा उसको वो ऑब्जेक्शन क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद जब क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसको ग्रांट किया जाएगा। अगर वो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेटेंट। ठीक है, तो देखो ये चैट जीपीटी से लिया गया है, इसीलिए मैं बताऊं, ये बहुत सारे तरीके से आपको पेटेंट के बारे में बता रहा है। पेटेंट मुख्यतः दो ही तरीके का होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा। एक तो आपको प्रोडक्ट के लिए मिलेगा और एक आपके प्रोसेस के लिए मिलेगा। ठीक है, ये मुख्य दो तरीके का पेटेंट है जो आपको याद रखना है। ये केमिकल पेटेंट, बायोलॉजिकल पेटेंट, ये सारी चीजें अलग है। मतलब आप होता है ना एक कि भाई किसी भी चीज के लिए कुछ नया बना दो, वैसा मुख्य रूप से जब आप पेटेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से दो ही पेटेंट के लिए है कि भाई आप पेटेंट या तो अपने प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं जो आपने इन्वेंट किया है, या आपने कोई ऐसा प्रोसेस यूज किया है जो एकदम यूनिक है। ठीक है, और वो प्रोसेस बहुत मतलब आइडेंटिफाई क्या बोलते हैं उसको, नोवल है या डिस्टिंक्ट है या नॉन ऑब्वियस है, तो ऐसे प्रोसेस को भी आप पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ही तरीके का पेटेंट है पेटेंट एक्ट के अंदर। ये बाकी जो है मैकेनिकल, केमिकल, केमिकल का काम किए तो केमिकल पेटेंट, मैकेनिकल का काम किए तो मैकेनिकल पेटेंट, बायोलॉजिकल काम किए तो बायोलॉजिकल पेटेंट, ऐसा ये सब तो भी ऐसे में तो बहुत सारे पेटेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को ये सब ध्यान नहीं रखना है, अपने को सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पेटेंट दो टाइप के होते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए होता है, एक प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, या तीसरा ये भी हो सकता है प्रोडक्ट बाय प्रोसेस, आपने दोनों का एक ही साथ ले लिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप तीन तरीके के पेटेंट को आप समझा सकते हो। तो प्रोडक्ट के लिए पेटेंट कब मिलता है, जब आप कोई पेटेंट इन्वेंशन करते हो। ठीक है, और वो कोई ऐसी चीज है जो यूज होने वाली है। ठीक है, वो यूनिक होना चाहिए, अब नॉन ऑब्वियस होने चाहिए, जो भी क्राइटेरिया है पेटेंट के, अगर आपके वो प्रोडक्ट फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट का मतलब है कि आपने कोई ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें आपने जो प्रोसीजर अपनाया है, ठीक है, वो मेथड अपने आप में ही बहुत यूनिक है। ठीक है, बहुत यूनिक। तो आप चाहो कि भाई ये जो प्रोसेस है वो कोई और यूज ना करे, क्योंकि मैंने इस प्रोसेस का इजाद किया है। ठीक है, मैंने इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है, तो आप उस प्रोसेस का भी पेटेंट ले सकते हैं, आपको मिलेगा। ठीक है, और तीसरा है प्रोडक्ट बाय प्रोसेस पेटेंट। आपने कोई ऐसे इन्वेंशन किए जिसमें आपने इन्वेंशन तो यूनिक किए ही किए, उसमें आपने प्रोसीजर भी बहुत यूनिक किए। ठीक है, जो डिस्क्राइब करने से ऐसा लग रहा है कि ये तो वाकई में कुछ नया हो गया, अजूबा हो गया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रोडक्ट के साथ प्रोसेस का एक साथ ही पेटेंट ले सकते हैं। तो ये मेन तीन तरीके का है जो सब्जेक्ट मैटर के आधार पे पेटेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेमेडी इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। ये तो मैंने अभी ही एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि ट्रेडमार्क का जब इन्फ्रिंजमेंट होता है तो क्या क्या रेमेडी है। आपका सिविल रेमेडी है जिसमें आपको इंजंक्शन मिलेगा, इन्फ्रिंजर का जो भी यूज कर रहा होगा उस पर रोक लगा दिया जाएगा, रिस्ट्रेन कर दिया जाएगा। डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, आपका जितना भी नुकसान हुआ है आप वो क्लेम कर सकते हैं। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, उसने जितना कमाया है वो आपको चाहिए तो आप वो मांग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका क्रिमिनल रेमेडी, जिसमें आप जो है सामने वाले के ऊपर 6 महीने से 3 साल तक जेल करा सकते हैं, फाइन इम्पोज करा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट का जो मिसयूज हुआ है उसको सीज करा सकते हैं। ये सारे रेमेडी क्रिमिनल के अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पेटेंटी। किसी भी पेटेंटी, पेटेंटी का मतलब जिसने पेटेंट ले रखा हो किसी इन्वेंशन के लिए। ठीक है, तो पेटेंट होल्डर को ही पेटेंटी कहा जाता है, ये याद रखिएगा 2 मार्क्स के लिए।
अब पूछ रहा है कि पेटेंटी के पास क्या राइट है, तो राइट क्या है भाई, मैंने इन्वेंशन की है, ठीक है, उसका पेटेंट मुझे मिला, तो मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ, मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं उसको चाहूं तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूं तो किसी को उसका इन्फ्रिंज नहीं करने दूं, मैं चाहूं तो किसी के ऊपर केस कर दूं अगर वो इन्फ्रिंज करे तो, ठीक है, मैं चाहूं तो अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट का किसी और कंपनी को लाइसेंस दे दूं, असाइन कर दूं, ठीक है, मैं चाहूं तो मेरा पेटेंट सरेंडर कर दूं, भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये सारे राइट एज अ पेटेंटी आपको ग्रांट किए जाते हैं, ठीक है। फिर आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं, क्या है आपके ड्यूटीज, तो पेटेंट के लिए जो आपने एप्लीकेशन किया है आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो भी आपने प्रोसीजर अपनाया है वो सारी चीजें आप जो है डिस्क्लोज करिए। आपने जो पेटेंट लिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये आपकी ड्यूटी है कि वो उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। फिर आपकी ड्यूटी है कि आपने जो इन्वेंशन किए हैं उसका प्राइस रिजनेबल रखे, ऐसा नहीं है कि आपने कैंसर की दवा बना ली पहली बार तो आप उसको करोड़ों में बेचो, नहीं, आपको पब्लिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है और रीजनेबल प्राइस का भी ख्याल रखना है, ये आपकी ड्यूटी है एज एन पेटेंटी, एज अ पेटेंटी, ठीक है। फिर है कंप्लायंस विद कंपलसरी लाइसेंसिंग, जब आप कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए कोई एप्लीकेशन करता है तो आपको जो है कंप्लायंस करने की जरूरत है, ठीक है, जो भी पेटेंट के तीसरा पार्टी जब आता है क्लेम करने तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने ले लिया है तो किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई सामने वाले को करने दीजिए। पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस, द पेटेंटी मस्ट पे रिन्यूअल फीस एवरी ईयर टू कीप द पेटेंट इन फोर्स, ठीक है, अगर किसी ने पेटेंट ले रखा है, ठीक है, और उसका 20 साल के अंदर कोई रिन्यूअल का सिस्टम है तो आपको वो रिन्यूअल फीस भर के रिन्यूअल कराते रहना चाहिए, यह आपकी ड्यूटी है। तो कुल मिला के राइट्स एंड ड्यूटीज हो गए पेटेंटी के। यहाँ 12वां सवाल है नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या क्यों जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना, क्या जरूरत है, तो जरूरी ये है कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन, अगर मैंने कोई मूवी लिखी, ठीक है, और मुझे उसका कॉपीराइट नहीं मिले और कोई मेरे मूवी का कॉपी करके मतलब यूज करे, बेचे, तो मैं क्यों कुछ लिखूंगा, नहीं लिखूंगा ना। ऐसे ही मैं कोई इन्वेंशन किया और मुझे उस इन्वेंशन का क्रेडिट नहीं मिला, किसी और ने उसका कॉपी किया और वो भी मस्त उसका यूज कर रहा है, तो मैं क्यों इन्वेंशन करूंगा। मैं इन्वेंशन इसलिए कर रहा हूं ना कि ताकि मैं इन्वेंशन से उसका पेटेंट ले लूं और बाद में कम से कम जितना मेहनत किया है मैंने उतना तो मैं वसूल लूं, इसीलिए करते हैं ना लोग मेहनत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मतलब इसलिए किया जाता है ताकि जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है बाय क्रिएटर, ऑथर, इन्वेंटर, उसको इनकरेज किया जाए, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड्स इकोनॉमिक इंसेंटिव, अगर किसी ने काम किए हैं, कोई ऑथर ने कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाया है, किसी इन्वेंटर ने कुछ ऐसे क्रिएट किए हैं, तो उनको कुछ इंसेंटिव तो मिले, फाइनेंशियल उनको फायदा मिलेगा, तभी तो वो आगे और काम करेगा, नए नए चीजों पे शोध करेगा। अगर उसको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होगा तो वो क्यों आगे फिर करेगा ऐसा काम, क्योंकि किसी भी इन्वेंशन में खर्च तो होते हैं ना, भले पैसे का ना हो, दिमाग का तो खर्च है, कहीं ना कहीं उसका यूज तो हुआ है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, अगर मैंने कुछ काम किए हैं तो उसको कोई अनऑथराइजली यूज ना करे, ठीक है, पायरेसी ना हो, मेरे मतलब राइट्स का वायलेशन ना हो, तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रमोशन होता है, प्रमोट्स होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होता है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर किसी ने इन्वेंशन किए हैं
अगर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो और आगे काम करेगा, और आगे काम करेगा वो तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा ना, ग्रोथ तो होगा ही। अगर कोई ट्रेन, पहले ट्रेन बना था तो आपको पता होगा वो कोयले पे चलता था, ठीक है। बाद में किसी ने, जिसको कोयले के इंजन के लिए मिला होगा इन्वेंशन, ठीक है, ये पेटेंट, उसने बाद में और काम किया होगा कि यार ये कोयले से ही चलता है, देखे क्या कहीं ये इलेक्ट्रिक से भी चलता हो। फिर उसने शोध किया। अगर ट्रेन, कोयले से चलने वाले ट्रेन जिसने बनाए, अगर उसको वो सहानुभूति नहीं मिली होती, वो क्रेडिट नहीं मिला होता, तो कोई और तीसरा अपना ज्ञान उसमें लगाता क्या? नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता। क्योंकि उसको उस समय पे क्रेडिट दिया गया, उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली उसको जो है हेल्प किया गया, तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई ये आगे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसने काम किया। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है किसी न किसी लालच के लिए ही कुछ करता है ना, बिना लालच के क्यों कोई काम करेगा। तो इसीलिए जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया गया ताकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो सके, ठीक है। फिर है अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, बेनिफिट सोसाइटी एंड कंज्यूमर। ये सारे तो मतलब सेकेंडरी हैं, जो मेजर मेजर थे वो ऊपर ही थे। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी क्या है? आप कुछ बनाओगे तो इनडायरेक्टली सोसाइटी में जाएगा, और सोसाइटी में जाएगा तो उनको बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आईपीआर जो है ये सारी चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है। 12वां सवाल है राइट ऑफ द ओनर ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। जिसने भी कलाकारी की है, आर्टिस्टिक वर्क किया है, उसके क्या क्या राइट होते हैं, ठीक है, अगर उसको कॉपीराइट मिलेगा तो उसके राइट जो है, पहला है राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, मैंने कोई पेंटिंग बनाया है, या मैंने कोई स्कल्पचर बनाए हैं, कोई आकृति ऐसी बनाई है जो बहुत यूनिक है, ठीक है, मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया, ये राइट मुझे आर्टिस्टिक वर्क के अंदर मिला। तो अब मेरे राइट क्या क्या होंगे? तो मैं उसको जो भी स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, मैं उसका रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, उसकी कॉपी बना के बेच सकता हूँ, ये मेरे राइट हो गए। दूसरा है राइट ऑफ पब्लिकेशन। मैं चाहूं तो उसको पब्लिश करा सकता हूँ, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में, कहीं टीवी पे, कहीं पे भी। तीसरा है राइट ऑफ कम्युनिकेशन टू द पब्लिक। मैं वही चीज अगर मैं चाहूं तो पब्लिक में एग्जिबिट कर सकता हूं, उनको डिस्प्ले पे दिखा सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं पब्लिक के साथ वन टू वन, ठीक है, शो करके उसको, ये भी मेरे राइट्स हो जाएंगे। राइट ऑफ अडेप्टेशन, मैंने कोई ऐसी पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग बनाया है, ठीक है, या कोई ऐसा स्कल्पचर बनाया है जिसका कोई अनदर आर्टिस्टिक फॉर्म में यूज होने वाला है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे राइट हैं, ठीक है। मैंने मान के चलिए कोई ड्राइंग बनाया, ड्राइंग पेज पे था, अब मैं चाहता हूँ कि वो ड्राइंग किसी वॉल पे बनाई जाए, ठीक है, तो मैं उसको बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे राइट हैं। तो अडॉप्टेशन का मतलब होता है किसी एक फॉर्म के वर्ग को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक नोवेल था, एग्जाम्पल के तौर पे हाफ गर्लफ्रेंड, आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी, ठीक है, जिसमें कौन था, अर्जुन कपूर और कोई एक स्टार है, तो वो एक्चुअली नोवेल था, एक बुक था, हाफ गर्लफ्रेंड, उसी के ऊपर उसको फिल्म बना दिया गया। तो जब वो नोवेल था तो वो कॉपीराइटेड था, आर्टी वो उसमें, मतलब लिटरेरी वर्क में, फिर वो कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, सिनेमाटोग्राफ वर्क में। क्यों? क्योंकि उसका अडेप्टेशन हो गया, मतलब कन्वर्जन हो गया, किसमें, नोवेल टू फिल्म, ठीक है। तो यही होता है अडेप्टेशन, एक फॉर्म के एक कैटेगरी के काम को किसी दूसरे कैटेगरी के काम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो अडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू इशू कॉपीज। अगर मैंने कॉपीराइट लिए हैं तो मैं उसका कॉपी इशू कर सकता हूँ, किसी को भी जितना चाहे कॉपी कर सकते हैं। फिर है आपके पास राइट कि अगर किसी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको मोरल राइट भी मिलता है। तो ये सारे राइट आर्टिस्टिक वर्क के ओनर को दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड मैरो अंडर पेटेंट लॉ। ठीक है, देखो ये बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊं आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड मैरो ये बोलता है कि भाई देखो कोई पेटेंट लिया है, ठीक है, किसी ने कोई इन्वेंशन किए हैं और उसका उसने पेटेंट लिया है। अब कोई आदमी आता है जो उसके इन्वेंशन का कॉपी करता है, ठीक है, और वो कॉपी एसेंशियल फीचर का नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ मतलब नॉन एसेंशियल जो जरूरी चीजें नहीं है उसका जो है कॉपी करता है और वो जो है प्रोडक्ट बना देता है। तो क्या ये मिसयूज है, क्या ये इन्फ्रिंजमेंट है? तो एक केस था राज प्रकाश वर्सेस मंगत राम चौधरी का, ठीक है, ये 1978 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब हम इन्फ्रिंजमेंट का केस देख रहे हो, ठीक है, तो हमें डिफेंडेंट के क्लेम को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि जो डिफेंडेंट होगा वो तो बोलेगा ना कि सर ये तो बहुत अलग है, उसका कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो ये कैसे बोल रहा है कि मेरा इन्फ्रिंजमेंट है? तो डिफेंडेंट तो अपनी बात रखेगा ही, तो हमें डिफेंडेंट की बात नहीं सुननी है। हमें ये देखना है कि उसने जो कॉपी किया है क्या वो एसेंशियल फीचर है पहले वाले पेटेंट का, सिर्फ अपने को ये देखना है। तो पिथ एंड मैरो सिर्फ एसेंशियल फीचर की बात करता है। अगर एसेंशियल फीचर कॉपी है तो इन्फ्रिंजमेंट है, अगर एसेंशियल फीचर कॉपी नहीं है तो हम उसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड मैरो सीधा सीधा बोलता है, ठीक है। तो अपने को क्या है, डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या क्या डिस्क्लोज किया था, उसने कौन कौन से पैरामीटर अपनाए थे, इसने कौन कौन से पैरामीटर अपनाए हैं ना, ये सारी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसने पहले पेटेंट लिया उसका एसेंशियल फीचर आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसका जो इसने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें एसेंशियल फीचर्स देखिए। अगर उसका एसेंशियल फीचर और इसका एसेंशियल फीचर मैच हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये इन्फ्रिंजमेंट है, नहीं तो नहीं। सिंपल, ठीक है। अगर किसी ने ऊपर से मॉडिफाई कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया लेकिन एसेंशियल फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं है तो वो आपके जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके सिर्फ एसेंशियल फीचर को टच करने की बात करता है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं। The doctrine of pith and marrow means that infringement is judged by the substance of the invention, not merely by its literal or exact wording। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे किसी ने कोई एक पेन बनाया है, ठीक है, पेन में आपके जो है स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग वाला पेन पहले कभी नहीं बना, ठीक है, उसने उस स्प्रिंग वाले पेन को पहली बार बना के पेटेंट ले लिया। दूसरे किसी बंदे ने पेन बनाया और उसने उसका स्प्रिंज वाला जो सिस्टम था उसका कॉपी कर लिया, लेकिन बाहर का पेन का जो मॉडिफिकेशन था पूरा बदल दिया, ठीक है। उसने कोई और कलर रखे, इसने कोई और कलर रखे, उसने कोई और मतलब शेप रखा, इसने कोई और शेप रखा, लेकिन वो अलग से बना दिया। अब जो पहली वाली कंपनी था वो कोर्ट गया, कोर्ट ने पिथ एंड मैरो लगाया और देखा कि उसके पेन में जो एसेंशियल फीचर है वो है स्प्रिंग, क्योंकि उससे पहले स्प्रिंग किसी का यूज नहीं हुआ था, ठीक है। और इसने जो पेन बनाया है उसमें भी स्प्रिंग है, तो कहीं ना कहीं एसेंशियल फीचर को इसने कॉपी किया है। जो कोर फीचर है उसने इसको कॉपी किया है, भले ऊपर से मॉडिफाई कर दिया हो। तो ये कोर्ट ने इसको इंफ्रिंजमेंट माना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल फीचर का कॉपी हुआ है, ठीक है। तो यही है, तो पिथ एंड मैरो बोलता है कि अगर एसेंशियल फीचर कॉपीड है तो वो इंफ्रिंजमेंट है, अगर एसेंशियल फीचर कॉपी नहीं है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कॉपी है, तो भी हम इसे इंफ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर का, कंडीशन फॉर वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए कंडीशन क्या है? तो कुछ खास कंडीशन है, जैसे रिकॉग्निशन बाय रेलेवेंट पब्लिक,
लोग इसको जो है रिकॉग्नाइज करें, तभी तो वेल नोन होगा ना। अब लोग इसको मानते ही नहीं है, लोग इसके प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करते हैं, लोग इसको जो है मतलब वैल्यू ही नहीं करते हैं, तो कैसे वो वेल नोन होगा? ठीक है, तो वेल नोन के लिए मेन एसेंशियल क्या है, मेन कंडीशन क्या है कि जो आम पब्लिक है वो उसको रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, कि भाई हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है। दूसरा है ड्यूरेशन, एक्सटेंट एंड ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यूज। जो आपके प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसका यूज बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत सारे लोग एक्सटेंडेड लेवल पे वो जो है प्रोडक्ट यूज हो रहा है, और एक ज्योग्राफिकल एरिया जो है मतलब एक टेरिटरी बेस्ड जो पब्लिक है वो उसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जो पीपल्स हैं वो उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का कंडीशन है जिसके आधार पे वेल नोन ट्रेडमार्क दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है एक्सटेंट ऑफ प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आपने आपके जो प्रोडक्ट है आपने उसका बहुत लार्ज नंबर पे जो है प्रमोशन किया है, एडवर्टाइजिंग किया है, जैसे आपका ये है ना शाहरुख खान का कौन सा है गुटखा का ऐड आता है ना, वो सबको पता है। इतना उसने ऐड किया है ना, केसर केसर में क्या है एक दाने दाने में केसर का दम, कमला पसंद है कि विमला पसंद है, वो वाला। तो कितना ऐड किया उसने, तो ये क्या हो गया, अब वेल नोन हो गया। अब कोई भी गुटखा खाता है ना, बहुत तुम विमला खा रहे हो, और हर किसी के जुबान पे रहता है कि दाने दाने में केसर का दम। तो ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये जो है वेल नोन ट्रेडमार्क का एक कंडीशन होता है, ठीक है। फिर है रजिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट रिकॉर्ड। जब आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो इसका एक मतलब इन्फोर्समेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कोर्ट डिसाइड करने में कोर्ट को जो है सुविधा हो। और हमेशा देखना वेल नोन ट्रेडमार्क जो है कंपनी खुद से भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन बहुत सारे केस में कोर्ट भी ग्रांट करता है, ठीक है। हालिया दिनों में बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क है जिसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने वेल नोन ट्रेडमार्क का जो है मतलब ये दे दिया है राइट, ठीक है, कि भाई आज से आप वेल नोन ट्रेडमार्क हो गए। तो गवर्नमेंट भी जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो भी वेल नोन ट्रेडमार्क मिलता है, और कई बार कोर्ट भी आपको जो है वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू एंड रेपुटेशन, ये सही बात है, आपके प्रोडक्ट का वैल्यू और रेपुटेशन अगर हाई है तो आप वेल नोन ट्रेडमार्क हो सकते हैं, ठीक है। फिर है लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन और एसोसिएशन। जब आपके प्रोडक्ट का सिमिलर मार्क का मार्केट में माल आने लगे तो आप समझ लो कि आप वेल नोन हो गए हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी बंदा वेल नोन का ही कॉपी करेगा ना, जो पहली बार ही आया हो उसका कॉपी क्यों करेगा कोई, समझ रहे हो? तो जो प्रचलित है जो फेमस है उसी का कॉपी करेगा। तो जब आप समझ लो कि आपसे एसोसिएटेड प्रोडक्ट किसी दूसरे कंपनी का आने लगे और लोगों में कंफ्यूजन बढ़ने लगे, तो समझ लो कि आप वेल नोन हो गए हो। तो ये सारे कंडीशंस जो होते हैं वो वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक तरीके का साइन होता है, ठीक है, जो किसी गुड्स के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो वो खास एरिया में, वो खास टेरिटरी में ऐसे कोई क्वालिटी या रेपुटेशन वाले गुड्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते, ठीक है। तो उसके लिए उसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मार्का मिलता है, उसको जीआई टैग बोलते हैं। महाराष्ट्र के अल्फोंसो मैंगो को जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके बाद नागपुर के ऑरेंज को जीआई टैग मिला है, क्योंकि वहाँ के जो ऑरेंज होते हैं वो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव और मीठे होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रेपुटेशन क्वालिटी के गुड्स होते हैं जो किसी खास एरिया में पाए जाते हैं, तो उनको उस खास एरिया के लिए जीआई टैग मिलता है, ठीक है। अब जीआई टैग किस किस के लिए दिया जा सकता है? तो एग्रीकल्चर गुड के लिए दिया जा सकता है, नेचुरल गुड्स के लिए दिया जाता है, मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए दिया जाता है, और हैंडीक्राफ्ट एंड फूड प्रोडक्ट के लिए दिया जा सकता है। तो जैसे बनारस का जो पान है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और आपका एक और जगह है जहाँ की साड़ी
जो सिल्क का साड़ी है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो ऐसे जो है जीआई टैग दिए जाते हैं। 16वां सवाल है आज के लिए, एडेप्टेशन ऑफ लिटरेरी वर्क। तो एडेप्टेशन का तो अभी ही मैंने बताया था पीछे कि किसी एक फॉर्म के काम को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने को ही एडेप्टेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिटरेरी वर्क को अडेप्टेशन कर रहे हैं, मतलब लिटरेरी वर्क को किसी और वर्क में हम तब्दील करने वाले हैं। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क का मतलब आपने कुछ लिखा है, चाहे वो नोवेल लिखा हो या कोई पोयम लिखा हो या कोई ड्रामा लिखा हो, तो आपने यहाँ पे लिटरेरी वर्क किया है। ठीक है, अब हम इसका अडेप्टेशन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर फिल्म बना सकते हैं, ये ड्रामेटिक वर्क हो गया। ठीक है, या हम उसको किसी और वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अडेप्टेशन ही कहलाता है। ठीक है, तो अडेप्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लिटरेरी वर्क विच इज नोवेल, प्ले, पोयम एक्सेट्रा इनटू अनदर फॉर्म सच एज फिल्म, ड्रामा और अदर मीडिया। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो अडेप्टेशन ऑफ लिटरेरी वर्क में आते हैं। क्या है अडेप्टेशन, कैन बी ट्रांसलेशन। एक लैंग्वेज में अगर किसी बुक को लिखा गया है तो अगर वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी जाए, ठीक है, तो ये भी जो है एक तरीके का अडेप्टेशन है। दूसरा होता है ड्रामेटाइजेशन। अगर कोई नोवेल है, कोई बुक है, कोई पोयम है जिसको किसी फिल्म में कन्वर्ट किया गया तो ये ड्रामेटाइजेशन होता है, ये भी एक तरीके से अडेप्टेशन है। और तीसरा होता है लिटरेरी वर्क को किसी ऑडियो या वीडियो मीडिया में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, इसको भी अडेप्टेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, इसमें जो है एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ओमकारा मूवी जो है वो विलियम शेक्सपियर के एक बुक है ओथेलो, ठीक है, जिसका कॉपी किया गया फिल्म में, जिसको बनाया गया ओमकारा के तौर पे। तो ये एक तरीके से ओरिजिनल लिटरेरी वर्क था विलियम शेक्सपियर का ओथेलो। ठीक है, जिस पर हिंदी में मूवी बना जिसका नाम था ओमकारा 2006 का। ऐसे ही शेक्सपियर का मैकबेथ करके एक बुक था जिसके ऊपर मकबूल मूवी बना। ऐसे ही शेक्सपियर का एक हैमलेट बुक था जिसके ऊपर हैदर बना। ऐसे ही एक इस्मत चुगताई का एक लिटरेरी स्टोरी था जिसके ऊपर डेढ़ इश्किया मूवी बना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अडेप्टेशन का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, 17वां सवाल बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडमार्क, गुड ट्रेडमार्क। तो क्या होगा, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरे से अलग होना चाहिए। ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आपके ट्रेडमार्क एकदम लेंदी नहीं हो जो लोगों को बोलने में ही नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ये सारे गुड कैरेक्टर हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।